हेलो मेरे देश के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, मैं सूरज मुंदरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स स्टडी विद सूरज चैनल पर। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था वृद्धि और विकास के बारे में कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा आनुवंशिकता और वातावरण, जिसको हम वंशानुक्रम और वातावरण भी कहते हैं। तो बात करते हैं पहले कि हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता होता क्या है और एनवायरनमेंट यानी वातावरण होता क्या है। तो बात करेंगे पहले मीनिंग ऑफ हेरिडिटी की। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता होता क्या है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। देखिए, आनुवंशिकता की परिभाषा अगर देखा जाए, हम जेम्स ड्रेवर के अनुसार अगर देखें तो आनुवंशिकता वो चीज होती है, आनुवंशिकता वह है जो गुण संतान को अपने माता पिता के द्वारा मिली होती है। यानी कह सकते हैं कि गर्भावस्था के समय या गर्भ के समय जो गुण माता पिता के द्वारा संतान में प्राप्त होते हैं या परिलक्षित होते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकता कहेंगे। ठीक, तो जिसको हम वंशानुक्रम भी कहते हैं। ठीक, हम आनुवंशिकता के नियम के बारे में जानेंगे कि आनुवंशिकता का नियम क्या क्या है। तो देखिए, पहला है बीजकोष की निरंतरता का नियम। बीजकोष के निरंतरता के नियम में सर्वप्रथम बीजमैन साहब ने बताया था कि जो भ्रूण होता है वो दो कोषों से मिलकर बनी होती है। एक होता है शरीर कोष, एक होता है जीव कोष। ठीक, एक शरीर कोष और एक जीव कोष होता है। जो शरीर कोष होता है वह समाप्त होता है, लेकिन जो जीव कोष होता है वह समाप्त नहीं होता है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमेशा निरंतर ट्रांसफर होती रहती है। ये किसने दिया था? बीज कोष के निरंतरता का नियम बीजमैन साहब ने। बीजमैन साहब ने बताया था कि जो जीव कोष होता है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहता है, यह कभी नष्ट नहीं होती है। तो इसी को ही हम निरंतरता का नियम कहेंगे। दूसरा आता है जीव सांख्यिकी का नियम, जिसको गार्टन साहब ने बताया था कि जो संतानें होती हैं उसमें क्या होता है कि अपने माता पिता के गुण परिलक्षित होते हैं, साथ ही साथ उसमें दादा दादी और नाना नानी के भी गुण परिलक्षित होते हैं। कहने का मतलब है कि गार्टन साहब ने बताया था कि जो संतानें होंगी उनमें 3 पीढ़ी का गुण हस्तांतरित होते रहता है। जैसे में अगर हम बात करें, देखा जाए कोई संतान है उसमें माता और पिता दोनों का गुण समाहित रहेगा। कितना कितना? 50-50%। ठीक, उसके बाद नाना नानी, यहां पर दादा दादी, इसमें कितना? 25%। ठीक, उसके बाद कहें पर नाना पर नानी, पर नाना पर नानी, और यहां भी पर दादा और पर दादी। यहां से 50-50% गुण संतान में परिलक्षित हुए, नाना नानी से 25% और परनाना परनानी से 12.5%। इस प्रकार गुणों का हस्तांतरण संतान में होती रहती है। किसके अंतर्गत? आनुवंशिकता के नियम के अंतर्गत, जो गार्टन साहब ने जीव सांख्यिकी का नियम बताया था। आगे बात करते हैं समानता का नियम। समानता का नियम कहता है कि जो जीव होते हैं, जीव अपने समान ही संतान को जन्म देते हैं। कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर कोई इंसान है वह इंसान को जन्म देगा, कुत्ता है कुत्ता को जन्म देगा, बिल्ली है बिल्ली को जन्म देगा। तो वही यहाँ पर बात किया गया है समानता का नियम में कि जो जैसा है वह अपने
अपने समान संतान या मतलब बच्चे को जन्म देता है। ठीक, आगे बात करते हैं विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम कहता यह है कि जो संतान जन्म लेती है उसमें अपने पूर्वज या अपने माता पिता से कुछ गुण भिन्न पाए जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि तीव्र बुद्धि के अगर माँ बाप हैं तो उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि के होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ विभिन्नता के नियम के अनुसार अगर हम जानेंगे तो विभिन्नता के नियम के अनुसार ये कहा जाएगा कि माता पिता के जो गुण हैं वह उनके बच्चों में विभिन्न रूप में दिख सकती है। जैसे अगर कोई तीव्र बुद्धि का अगर माता पिता हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके बालक भी होंगे वो तीव्र बुद्धि के होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि जो संतानें पैदा होंगी, जो शिशु का जन्म जब होगा उसमें अपने माता पिता या पीढ़ी से जो गुण होंगे वह विभिन्न होंगे। ठीक, कहने का मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है प्रत्यागमन के नियम के अनुसार, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी होता है कि किसी के माता पिता किसी कार्य विशेष क्षेत्र में बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन उनके बच्चे उस क्षेत्र में तीव्र बुद्धि के नहीं होते या उसमें उनका मतलब विकास नहीं हो पाता है। जैसे मैं बात करता हूं, अगर सपोज दैट कोई के माता पिता पेंटर हैं, वो पेंटिंग करते हैं या लिखाई का काम करते हैं, उनके में एक गुण है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी पेंटर बनेंगे, उनके में भी एक गुण होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, उनसे अलग भी हो सकते हैं। तो प्रत्यागमन का नियम यही कहता है कि वो उनसे विभिन्न मतलब अलग हो सकते हैं। आगे बात करते हैं अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम। देखिए, अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम कहता है, इन्होंने लेमार्क साहब ने बताया था कि इसमें क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि अर्जित गुण जो अर्जित है वही चलेगा, नहीं। इसका एग्जांपल आप लोग को हम समझाते हैं। जैसे जिराफ, पहले क्या था कि जिराफ का जो सर था, जिराफ का सर जो होता है लंबा होता है, लेकिन पहले क्या था, हेरिडिटी के अनुसार हम बताते हैं कि पहले नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे उनका सर छोटा ही था। लेकिन क्या हुआ कि पेड़ पर जब वो पत्ते खाने के लिए अपने सर को ऊपर करते थे, अपने सर को ऊपर करते थे, तो ऊपर करने के दौरान करते 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 उनके जीन में मतलब उनके वो वंश में वो गुण आ गया। उनके माता पिता में वो नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या अर्जित किया, उस गुण को अर्जित किया। किससे किया? वातावरण से किया। वातावरण से गुण को अर्जित कर कर उसको अपने जीन में प्रवेश किया। यही बात करते हैं लेमार्क साहब। आगे बात करते हैं मेंडल। मेंडल साहब का प्रयोग, मेंडल साहब जो थे उन्होंने मटर के पौधे को प्रयोग किया था। बात करते हैं, देखिए यहां पर मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था, किया क्या था कि दो विभिन्न प्रकार के मटर के पौधे लिए थे। मान लेते हैं एक पी है, कैपिटल पी, और एक स्मॉल पी। इन दोनों का जब क्रॉस कराएं, इन दोनों का जब क्रॉस कराएं तो एक संकर किस्म का बीज प्राप्त हुआ। एक पी, कैपिटल पी और स्मॉल पी, जब दो प्रकार के मटर के पौधों के बीच में क्रॉस कराएं तो एक संकर किस्म का बीज का निर्माण हुआ। और ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में एक ही जैसा गुण हो। तो उन्होंने बताया कि उनमें 1:2:1 के रेशियो में गुण का हस्तांतरण होता है, यानी इसका गुण और इसका गुण 1:2:1 के अनुपात में हस्तांतरित होते रहता है। किसने बताया था? मेंडल साहब ने बताया था। अब बात करते हैं हम वातावरण की, कि वातावरण होता क्या है। देखिए, वातावरण या पर्यावरण, देखिए कहने का अर्थ है, हम जानते हैं पर्यावरण दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण। परि मतलब चारों तरफ, चारों ओर,
और आवरण मतलब घिरा हुआ। ठीक, तो पर्यावरण का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे चारों तरफ जो भी हैं वो सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक, इसमें होता क्या है, अगर हम इसको वृद्धि विकास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक किस प्रकार वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर आंतरिक पर्यावरण की बात करें तो एक गर्भ से, मतलब जब गर्भ का आवरण जो है इसके अंतर्गत आएगा, यानी गर्भ जो वो आंतरिक पर्यावरण हो जाएगा शिशु के लिए, उसके अंदर जो आवरण मतलब पर्यावरण बन रहा है जिसमें शिशु का विकास हो रहा है, वो कौन सा आवरण हो जाएगा, आंतरिक पर्यावरण। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बाह्य पर्यावरण। जन्म के बाद यहां पर लिख सकते हैं गर्भावस्था के समय, और जन्म के बाद। जन्म के बाद क्या होगा कि जब शिशु इस पर्यावरण में आएगा तो जो जो चीज प्रभावित करेंगी वो किसके अंतर्गत आएगा, बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत। यानी कि कह सकते हैं जो बच्चे का वृद्धि या विकास होता है वह दो प्रकार से प्रभावित होता है पर्यावरण के संदर्भ में, एक आंतरिक पर्यावरण और एक बाह्य पर्यावरण। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विकास के अवस्थाओं के बारे में। विकास के अवस्था कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या शिशुओं का रोल रहता है, उसमें शिशु कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।